नमस्कार। हमारा टॉपिक माइक्रोबियल न्यूट्रिशन हम देख रहे थे। पिछले टर्न पर हमने कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के न्यूट्रिएंट के रूप में माइक्रोबियल वर्ल्ड में क्या अहमियत है उसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयन और साथ ही साथ सोडियम के माइक्रोब्स के लिए न्यूट्रिशन के रूप में क्या अहमियत है उसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो जैसा कि आप जानते हैं, नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वो अमीनो एसिड के सिंथेसिस करने, प्यूरिन, पिरामिडिन के निर्माण में, कई कार्बोहाइड्रेट्स में और लिपिड्स में, साथ ही साथ नाइट्रोजन कई एंजाइम्स में आपको कोफैक्टर के रूप में भी मिलेगा और अन्य कई सब्सटेंसेस में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट करना माइक्रोब्स के लिए आवश्यक है। कई माइक्रोब्स डायरेक्टली नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट करते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ये एक एंजाइम है, या ग्लूटामिन सिंथेटेज और ग्लूटामेट सिंथेज, ये एंजाइम है जिसके माध्यम से डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है नाइट्रोजन को। तो कई बैक्टीरिया में आपको ये, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको ये पद्धति देखने को मिलेगी। अधिकांश जो फोटोट्रॉफ्स होते हैं जो लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं कई सारे, वो नाइट्रेट को अमोनिया में रिड्यूस करते हैं। तो ये यूज कर रहे हैं नाइट्रेट का, पहले उसे अमोनिया में रिड्यूस कर रहे हैं और देन अमोनिया को एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन के माध्यम से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कई सारे साइनोबैक्टीरिया में। और एक खास एग्जांपल आपको अगर हम दे तो सिम्बायोटिक बैक्टीरियम राइजोबियम में ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं और एसिमिलेट कर सकते हैं थ्रू नाइट्रोजनेज सिस्टम। तो ये सिस्टम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है जिसके हम बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस अगर आप देखें तो ये न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होता है, फॉस्फोलिपिड्स में मौजूद होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में लाइक एटीपी में फॉस्फेट मौजूद है, कई सारे कोफैक्टर्स के अंदर फास्फोरस मौजूद होगा, कई प्रोटीन में फास्फोरस होता है और अन्य कई सेल कंपोनेंट में आपको फास्फोरस की मौजूदगी दिखेगी। तो लगभग सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने फास्फोरस के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्टली इसे यानी फॉस्फेट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। देखा जाए तो वास्तव में फॉस्फेट एक लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे भी बिहेव करता है, क्योंकि जब कभी लो फॉस्फेट लेवल कहीं देखने को मिलता है तो ऐसी स्थिति में माइक्रोबियल ग्रोथ लिमिट होती है। खासतौर पे ऐसा कई सारे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। देखा जाए तो माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, नाइट्रेट और फॉस्फेट दोनों की अगर प्रचुर मात्रा किसी वाटर बॉडी में या एक्वेटिक सिस्टम में मौजूद है तो वहां पे बहुत अच्छी आपको ब्लूमिंग देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो फास्फोरस के बारे में ई कोलाई में अगर हम देखें तो जैसा आपने देखा कि ज्यादातर में इनऑर्गेनिक फास्फोरस यूज कर रहे हैं, लेकिन ई कोलाई और ई कोलाई जैसे कई और भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे जो ऑर्गेनिक को भी, ऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी या ऑर्गेनोफॉस्फेट को भी यूज कर पाते हैं। तो वो ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक दोनों फॉस्फेट्स को यूज करते हैं।
तो कई सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट लाइक हेक्सो 6 फॉस्फेट वो डायरेक्टली ले लिया जाता है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के माध्यम से। इसी तरह से अन्य कई सारे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट हैं वो प्रायः पहले पेरिप्लाज्म में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं जनरली बाय एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम के यूज के कारण से पहले इनको हाइड्रोलाइज कर लिया जाता है, जिससे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाते हैं, और देन इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बैक्टीरिया की कोशिका की जो इन्वेलप है उससे बाहर होती है, तो ऐसी स्थिति में पोरीन प्रोटीन चैनल के माध्यम से उसे अंदर लिया जाता है। उसके बाद ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दो माध्यमों से, दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक तो पिट सिस्टम कहलाता है, एक पीएचटी सिस्टम है। इनके बारे में आई थिंक आपको अभी बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर हम इनकी डिटेल्स देखते हैं। तो इन दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से इस फॉस्फेट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ लाया जाता है। तो ये आप तरीका समझ गए। थर्ड जो न्यूट्रिएंट है मिनरल, दैट इज सल्फर। तो सल्फर की जो आवश्यकता होती है कई अमीनो एसिड जैसे सिस्टीन, मेथियोनिन, इनके निर्माण में, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, बायोटिन, थायमिन आदि में होती है। अधिकांश जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सल्फर स्रोत के रूप में सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि एसिमिलेटरी सल्फेट रिडक्शन के माध्यम से रिड्यूस कर दिया जाता है और उसको अल्टीमेटली रिड्यूस फॉर्म में ही सल्फर को एसिमिलेट कर लिया जाता है। अगला हम देखें तो सोडियम, ये भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है और कई बार ये भी लिमिटिंग होता है। तो ई कोलाई में हम देखें तो सोडियम ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है, जिस सिस्टम के माध्यम से ये सोडियम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सोडियम जो है आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट हो रहा है और इसके साथ में प्रोटॉन इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ये याद रखिए। तो ये लिंक्ड ट्रांसपोर्ट है जिसमें दो सब्सटेंसेस अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एंटीपोड कहेंगे। तो यहां पर एंटीपोड जो है वो लगातार सोडियम को आउटवर्ड पंप कर रहा है और इनवर्ट मूवमेंट हो रहा है प्रोटॉन्स का। ये काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है क्योंकि इसके माध्यम से, इस एंटीपोड के माध्यम से शुगर और अमीनो एसिड का भी साथ साथ को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ई कोलाई जो है वो शुगर मेलिबियोस और अमीनो एसिड ग्लूटामेट का को कैरी करता है और ये मूव इनवर्ड होते हैं जब सोडियम के साथ में, ठीक है। तो सोडियम इंपॉर्टेंट है ई कोलाई की देखा जाए तो एज ए मिनरल। इसके बाद में हम अगला देखते हैं आयरन। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये मिनरल। तो लगभग सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि साइटोक्रोम में इनकॉर्पोरेट होता है। मैनी एंजाइम्स में आयरन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। आयरन का जो अपटेक होता है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जो फेरिक आयरन होता है Fe3 वो एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल होता है। तो इस कारण से जो मीडियम है उसके अंदर जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है उसके अंदर फ्री आयरन की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो फ्री आयरन अवेलेबल नहीं हो पाने के कारण से वो उसका अपटेक नहीं कर पाते। इस कारण कई बैक्टीरिया सिडेरोफोर सिक्रीट करते हैं।
ये जो सिडेरोफोर होते हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फेरिक आयन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और इस सिडेरोफोर के माध्यम से सेल को आयन की सप्लाई होती है। तो एक बार जब आयन सिडेरोफोर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये सेल की सरफेस पे पहुंचता है तो ये बाइंड करता है सिडेरोफोर रिसेप्टर प्रोटीन से और उसके बाद ये आयन या तो सेल की सरफेस पे रिलीज कर दिया जाता है जिससे ये डायरेक्टली सेल के अंदर इंटर कर सके, या फिर पूरा का पूरा जो आयन सिडेरोफोर कॉम्प्लेक्स है उसको अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। तो ये आयन की हमने देखा किस तरीके से ये अंदर जाता है। तो अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में जो सिडेरोफोर रिसेप्टर्स होते हैं वो बाह्य मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रहते हैं। तो जब आयन पेरिप्लाज्मिक स्पेस में पहुंचता है तो ये ट्रांसपोर्टर की मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करता है। तो एक बार जब आयरन सेल के अंदर प्रविष्ट हो जाता है तो वहां पर इसे फेरस फॉर्म में यानी कि Fe2+ के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, जो कि आसानी से यूज किया जा सकता है। ये सॉल्युबल फॉर्म भी है। तो आयरन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के लिए इतना क्रूशियल होता है कि एक से ज्यादा पाथवे आयरन अपटेक के बैक्टीरिया के अंदर इंश्योर किए जाते हैं ताकि आयरन की एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो सके। और इसी के माध्यम से अगर आयरन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होगी तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में ग्रोथ को ये लिमिट करेगा। तो आयरन एक ग्रोथ लिमिट फैक्टर भी है। आयरन की मौजूदगी में आयरन को अपटेक करके जैसा आपको बताया यहाँ पर ग्रोथ इनहांस होती है। तो ये हमने जो प्रमुख नाइट्रोजन और इसके अलावा कुछ जो प्रमुख मिनरल थे जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ को लिमिट करते हैं, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इस जो पॉइंट है इसको हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए आवश्यक है, कल्चर में उनकी उपस्थिति होना आवश्यक है। उसके बारे में हम अगले बिंदु पर बात करेंगे। अभी धन्यवाद।